मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 3 अप्रैल है, तो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग आज देखेंगे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस जैसे हिंदी स्टेट पीसीएस के लिए आज के दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता में कौन कौन से न्यूज़ को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम ओरिएंट है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट। तो इसे हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे आज के संपादकीय में क्या शामिल है। तो यह हमारा 238वां एपिसोड है, 238वां क्लासेस है। तो आप इसे लगातार वॉच करते रहिए और अपने यूपीएससी, बीपीएससी या जैसे भी हिंदी स्टेट पीसीएस देते हैं उसके लिए लाभ लेते रहें। यह पैकेज आपको 599 रुपये के साथ 1 ईयर के वैलिडिटी के साथ प्राप्त होती है, जिसमें हम लोग आपको डेली क्वेश्चन देते हैं मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए। साथ ही साथ वीकली टेस्ट भी आपको इसका होता है, तो दोनों लाभ आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि आज के न्यूज़ एनालिसिस में टॉपिक क्या है। तो ध्यान रखने की बात है, इसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहले 6 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक तैनात किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि अभी लोकसभा के लिए आपको बातें चल रही हैं। ध्यान ध्यान रखिएगा। यूएन मुख्यालय में मनाया जा रहा है 4 अरब लोगों के भोजन परोसने की उपलब्धि। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा जो उपलब्धि हासिल की गई है, तो इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ भारत का समुद्री पहरेदार 3 दिन के लिए पहुंचा वियतनाम। तो यह पहरेदार किस प्रकार का पहरेदारी करेगा, इसके तथ्य को देखेंगे। साथ ही साथ आसियान देश कौन होते हैं, इसको भी हम लोग देखते चलेंगे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत 54 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो इनकी सदस्यता के संदर्भ में कुछ बातें देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे राज्यसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों की अर्हताएँ क्या होती है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है। आज के संपादकीय हम लोग देखेंगे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम कैसे साबित हो रहा है। उसके साथ से कुछ बातें हम देखेंगे, जैसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान क्या है, ऊर्जा पर्यावरण जल संघ परिषद क्या है। साथ ही साथ COP26 ग्लासगो सम्मेलन में पंचामृत लक्ष्य जो तय किया गया है, उस तथ्य को भी हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे नेतृत्व में। यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारे नेतृत्व में, तो इसका लाभ लीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिए। और ध्यान रखिएगा, इस बार कोड को स्कैन करिएगा। जो भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए, वहाँ पर डेली एमसीक्यू सीरीज़ सुबह, दोपहर और शाम को लगातार कमलेश सर के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आप लोग वन लाइनर एग्ज़ाम को भी दे रहे हो, तो इससे आप इस बारकोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, या तो टेलीग्राम पर जाकर युक्ति एस टाइप कीजिएगा, हमें वहाँ पाइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए न्यूज़ पर आते हैं। ध्यान रखिएगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 6 राज्यों विशेष पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। अब लोकसभा सहित 4 राज्यों की विधानसभाएं चुनाव हो रही हैं। आप लोगों को जब घोषणा की गई थी और एक देश एक चुनाव का जो कॉन्सेप्ट अपनाने के लिए जो समिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसका मैंने बताया भी था। उसका यह ट्रायल मोड भी देखने को मिल जाएगा, किस प्रकार से आयोजित की जा सकती है, कार्यकाल को कैसे सुनिश्चित की जा सकती, बातें तो चल ही रही थी। अब देखिए इसके लिए क्या बातें हुई है कि उत्तर प्रदेश भी लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव हो रही है, उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल सहित 6 राज्यों के लिए विशेष पर्यवेक्षक की नियुक्ति की। आंध्र प्रदेश के लिए, साथ साथ उड़ीसा और महाराष्ट्र के लिए भी। ध्यान रखिएगा, अब इन सामान्य और पुलिस दोनों तरह के विशेष पर्यवेक्षक शामिल है। आयोग ने इसके लिए साथ ही उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश चुनावी पर नजर रखने के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, यह इसलिए तैनात किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि चुनाव संबंधी जो भी गतिविधि हो रही है उसके लिए वो निगरानी रख सके। दूसरा कि पर्यवेक्षकीय नज़रिए रख सके, जिसमें पर्यवेक्षण का कार्य होगा, अधिक्षण का कार्य होगा, पर्यवेक्षक का नज़र रख सके और कोऑर्डिनेट कर पाए राज्य और केंद्र के बीच के जो भी क्रियाकलाप हो रहे उसको लेकर। लोग पदों की नियुक्ति कैसी होनी, इस दौरान किस कर्मचारी को कहाँ रखना है, किसे मजिस्ट्रेट बनाना है, इसके लिए वो रिपोर्ट सबमिट करता है चुनाव आयोग को। क्लियर हो गया। अब ध्यान रखिएगा कौन कौन बने हैं, तो याद रखना है, बिहार के लिए मंजीत सिंह जो 88वें बैच के 88 बैच के आईएएस अधिकारी राजस्थान कैडर के हैं, और विकास दुबे एक
81 बैच के आपको आईपीएस अधिकारी है, आंध्र प्रदेश कैडर के हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के लिए किया गया है। तो यह केवल आपके लिए पीटी फैक्ट प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर बीपीएससी दीजिएगा तो बीपीएससी में पूछेगा, यूपी पीसीएस दीजिएगा यूपी के लिए पूछ सकता है। क्लियर है? तो आपको इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो यह इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यूएन मुख्यालय में मनाया गया 4 अरब लोगों को भोजन परोसने की उपलब्धि का जश्न। देखिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जो है आपको, उसने क्या किया है कि भारत ने वैश्विक स्तर पर देश की उपलब्धि को जश्न मनाया है। न्यूयॉर्क में स्थित है इसका मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र का, आप सभी लोग जानते हैं। कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा की उपलब्धियों, सतत विकास लक्ष्यों और भारत के कदम विषय पर क्या हो रहा, अस्थायी मिशन को लेकर चर्चा हो रही थी, बातें हो रही हैं। ध्यान रखिएगा, भारत अस्थायी मिशन को भारत और अच्छे पात्र फंड उस पहल के बारे में बताया। 4 अरब लोगों को भोजन परोसा गया। किसके? न्यूयॉर्क में खाद्य सुरक्षा की में उपलब्धि, सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी जिसे हम लोग बोलते हैं, और भारत के कदम। तो आपसे टॉपिक में प्रश्न भी पूछ सकता है, इससे आपको मेन से यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ध्यान रखिएगा, आप किसी प्रकार का यूपीएससी दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो या बीपीएससी दे रहे हो, सभी जगह शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है इस विषय पर भारत का जो पहल बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, यह इसके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 4 मिलियन को भोजन परोसा जा रहा है बच्चों को, तो ध्यान रखिएगा यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कौन है? कंबोज। ध्यान रखिएगा, रुचिरा कंबोज। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को पढ़ा, जो भी संदेश प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा गया था इस अवसर पर पढ़ा गया। गर्व और खुशी के साथ अक्षय पात्र फाउंडेशन की टीम को 4 अरब लोग भोजन परोसने की उपलब्धि के लिए बधाई देता है। और यह देखिए, ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी इस अक्षय पात्र फाउंडेशन की सराहना की है। और अक्षय पात्र लाखों लोगों को स्कूलों में, लाखों बच्चों को स्कूलों में खाना सफल आयोजन कर रहा है। अब ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना कब हुआ है? 2000 में शुरू किया गया। 2012 से 1 अरब लोगों को तो भोजन परोसा है, 2019 तक 3 अरब लोगों को भोजन परोसा। आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कुछ तथ्यगत जानकारी। यह क्या करता है अक्षय फाउंडेशन? अब भूख के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा की दृष्टि से 2025 तक 5 मिलियन लोगों को खाना खिलाने का यह मिशन रखा है। तो 2024 में ये 4 मिलियन लोगों तक ये खाना पहुंचा चुका है, बच्चों को खाना खिला रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये लक्ष्य जो 2025 से बहुत ही बड़ी उपलब्धि के तौर पर। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थापना 2000 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका कहाँ पर है मुख्यालय? बेंगलोर के कर्नाटक में, जो 1500 बच्चों से स्टार्ट किया था किसी स्कूल से, जो आज 4 मिलियन बच्चों तक ये पहुंच गया। ध्यान रखिए, 1500 बच्चों तक ये खाना खिलाने 5 स्कूल से शुरू किया था। तो किसी के लक्ष्य को पूरा करने का अगर जिद हो, वो किसी सोसाइटी में बेहतर कार्य करने का लक्ष्य बनाए रखा है, तो वो लक्ष्य तक जरूर पहुँचता है। ध्यान रखिएगा, यह अब तक भारत के 14 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 65 स्थानों तक अपनी पहुंच बनाया, और जिसमें 2 मिलियन बच्चों तक पहुंच गया था। यह आंकड़ा कब का है? अगले वर्ष, जब जिस वर्ष स्थापित हुआ था उस वर्ष की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर 12 तक की बात हो रही है, 19 तक की बात हो रही है। तो वर्तमान में कितना आंकड़ा है? तो 4 मिलियन आंकड़ा है। तो इसे ध्यान रखिएगा, कुछ आंकड़े पुराने दिए जाते हैं, वर्तमान आंकड़े के साथ जोड़ लेना आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसे तैयार रखिएगा। अगला है कि देखिए ध्यान में, भारत के समुद्री पहरेदार 3 दिन के लिए पहुंचा वियतनाम। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय तटरक्षक जहाज जो समुद्र पहरेदार जिसे बोलते हैं, आसियान देशों की विदेशी तैनाती के लिए गया है। अब यह क्यों तैनाती के लिए गया है प्रश्न उठेगा। तो भाई हमारा जहाज विदेश के भूमि की या समुद्री सुरक्षा क्यों करेगा? तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही होगा। तो यह किस प्रकार का समुद्र पहरेदार है? तो ध्यान रखिएगा, यह क्या करता है, यह आपको जो समुद्र में फैले कचरा है ना, कचरा उसे साफ करता है। ध्यान रखिएगा, सॉरी, कचरा होता है, कचरा को साफ करता है। तो जिसमें कचरा क्या होता है, तेल गिरा होता है, तेल को साफ करने की इसमें टेक्निक होती है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यह कहाँ नियंत्रण जहाज मलिना के दौरा कर चुका है प्रदूषण। अब वियतनाम के पहल पर यह करेगा। 25 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई के विदेशी हत्या। तो किन देशों में गया है? तो यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। यह समुद्री पहरेदार किन किन
देशों में गया है तो फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनई के विदेशी तैनाती पर जाएगा। 3 देशों के आसपास जो भी समुद्री कचरा है उसको साफ करने की बात करेगा। समुद्री प्रदूषण को साफ करेगा, जिसे नियंत्रण उपकरण लगे हुए चेतक हेलीकॉप्टर इस पर है। अब यह 3 दिनों की यात्रा के दौरान चालक दल समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, समुद्री खोज बचाव, समुद्री कानून परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बात करेगा। अब है ध्यान रखिएगा, समुद्री पहरेदार के अतिरिक्त कुछ चीज़ें और जानकारी रखनी है आपको है। क्या करेगा इसके अतिरिक्त है कि आसियान कंट्री है कौन। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो आपको यह भी जानकारी है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है पीटी में। तो 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी में बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 8 अगस्त 1967 को। इसके देश ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम 10 देश है। अब ध्यान रखिएगा, आसियान +3 का एक कॉन्सेप्ट है। आप लोग को हाल ही में मैंने रिसेप बताया था, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इन देशों के बीच। तो उसमें 3 राष्ट्र प्लस आए हैं, आसियान के देश है उसमें शामिल, और 3 देश चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। याद रखिएगा न्यूजीलैंड, ये 3 देश जो मिले हैं इसी को आसियान +3 का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। तो इसके साथ आप लोग को याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। तो इन देशों का कम से कम आप लोगों को क्या देखना है, मैप देख लेना है कौन सा देश कहाँ पर है। तो म्यांमार है आपको, या थाईलैंड है, उसके बाद मलेशिया है। अगर हम भारत के भारत आपको यहाँ पर है, आप लोगों को जानकारी होगा भारत का पड़ोसी देश म्यांमार सीमा साझा करता है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसको लेकर आपको कुछ पीटी फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है ना। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया मिलाने के लिए कंबोडिया तक आपको जा ही रहा है, थाईलैंड तक जा रहा है, क्या जा रहा है, सड़क जा रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। तो यह सब देश के बारे में थोड़ा सी जानकारी रखनी है ताकि तथ्यगत चीज़ें पूछी जाए तो आप उसके लिए अच्छे से उत्तर दे सकें। अब यहाँ बात हो रही है, देखिए इंपॉर्टेंट इससे रखिएगा, पीटी फैक्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कहाँ पर? पीटी फैक्ट में प्रश्न पूछेगा। जैसे पूर्व पीएम जो हमारे रहे हैं मनमोहन सिंह समेत 54 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब 33 वर्ष की लंबी संसदीय का आज करेंगे अंत मनमोहन सिंह। ध्यान रखिए 33 साल का इनका कार्यकाल रहा है। 33 साल का संसदीय कार्यकाल कहने का अर्थ कि संसद के संसदीय कार्य में ये रहे हैं किसी न किसी रूप से। अब है प्रधानमंत्री समेत 54 जो हैं राज्यसभा सदस्यों के आपको समाप्त हो रहा है। इसमें से 7 केंद्रीय मंत्रियों सहित 49 सदस्यों का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो जाएगा। अब ध्यान यह रखना है, वहीं शेष जो 5 है कार्यकाल आज समाप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको लेकर जो भी बातें हुई है मनमोहन सिंह के बारे में कुछ तथ्यगत जानकारी रखिएगा। उन्होंने 1991 में पहली बार उस सदन के सदस्य बने थे, अर्थात राज्यसभा को, क्योंकि लोकसभा को क्या कहा जाता है, निचली सदन। लोकसभा को निचली सदन बोला जाता है और राज्यसभा को क्या बोला जाता है? राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन। तो ये जानकारी थोड़ी सी आपको रखनी है। तो इस उच्च सदन में आपको यह अस्थायी प्रकृति की होती है। क्या होता है? अस्थायी प्रकृति की होती है। इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। और ध्यान रखिएगा निचली सदन जो है उसका विघटन समय पूर्व हो सकता है। 5 वर्ष का कार्यकाल इसका होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो 5 साल का कार्यकाल आपको 29 में आएगा। तो 29 में समाप्त होगा 5 साल तक, या उससे पहले भी विघटित हो सकता है। ध्यान रखिएगा विघटित हो सकता है जब तक सदन में जो दल है उसका बहुमत साबित रहता है। जो सरकार बनाता है, मान के चलिए वर्तमान में लोकसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनकी सरकार अगर बहुमत साबित जब तक रहेगा तब तक वो सरकार बनाए रखेंगे। 5 वर्ष से पहले अगर इसका बहुमत सिद्ध हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है, आपको पहले भी सरकार कार्यकाल इसकी समाप्त हो सकती है। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं। तो इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना मनमोहन सिंह के बारे में, नरसिम्हा राव के काल में वित्त मंत्री रह चुके हैं, 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री कार्यकाल समाप्त होने पर जो भी है आगे की बातें हुई हैं, सभी के चर्चा यहाँ दी गई। कम से कम मनमोहन सिंह के बारे में कुछ विशेष जानकारी है। इसके अतिरिक्त आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि अभी लोग ई बुक लॉन्च किए हैं जिसे धीरे धीरे और भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो आप इसमें ज्वाइन कोई भी की रही हो तो दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री का ई बुक प्राप्त कर सकते हैं, इंडियन पॉलिटी का, साइंस का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, और भी हम लोग आगे अपग्रेड होते रहेंगे।
चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो राज्यसभा के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। राज्यसभा या राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट इंग्लिश में जिसे बोला जाता है, भारतीय संसद और दूसरा सदन माना जाता है, जिसकी स्थापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के आधार पर की गई या भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई है। ध्यान रखिएगा, आपसे पीटी फैक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि कब किस अधिनियम के तहत राज्यसभा का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 है उसके तहत संघ के एक संसद होगी और एक राष्ट्रपति होगा जो 2 सदन से मिलकर बनेगी। ध्यान रखिएगा 79 यह कहता है ना, इसमें 3 लोग शामिल होंगे। एक तो स्वयं राष्ट्रपति होगा, दूसरा क्या होगा लोकसभा होगा, और तीसरा क्या होगा राज्यसभा होगा। राज्यसभा होगा और इसे क्या बोला जाएगा, संसद बोला जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको जानकारी रखनी। आर्टिकल 20 के तहत क्या राज्यसभा का गठन का प्रावधान किया गया है, और राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के तहत है, जिसमें अधिकतम 250 सदस्य होंगे और 238 सदस्य जिसमें शामिल होंगे, और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। 12 सदस्यों की राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, जो खेल से, सामाजिक कार्य से आपसे जुड़े होते हैं और भी क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। क्लियर है। अब है कि राज्यसभा एक अस्थायी निकाय, अस्थायी संगठन है। ध्यान रखिए, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितने वर्ष पर, 2 वर्ष पर आपको क्या होते हैं, नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित हुआ। जितने लोग बाहर जाएंगे उतने लोगों का क्या होगा, पुनः निर्वाचन होगा और नए निर्वाचित होंगे। उसमें हो सकता है जिनका कार्यकाल पुनः जो है वो निर्वाचित हो सकते हैं, जो मान लीजिए इस बार जो जिनका कार्यकाल समाप्त हो उसमें से कुछ लोग पुनः निर्वाचित हो सकते हैं या नए लोग भी आ सकते हैं। अब प्रत्येक 6 वर्ष की अवधि के लिए इनका निर्वाचन होता है। जो भी लोग आएंगे वो नए निर्वाचन कितने वर्षों तक होता है, 6 वर्षों तक। ध्यान रखिएगा 6 वर्ष, 6/2 याद रखना हमेशा। ठीक है ना। 2 वर्ष में जितने व्यक्ति आएंगे वो 6 वर्षों के लिए आते हैं, पर प्रत्येक 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के बाद उनकी क्या होती है, आपको जो 1/3 सदस्यों का हमेशा रिटायरमेंट होता है। अब भारत उपराष्ट्रपति सभा का पदेन सभापति होता है। उसे जो उपराष्ट्रपति हमारे देश के होंगे उस सभा के, राज्यसभा के क्या होंगे, पदेन सभापति होंगे। और एक उपसभापति भी होता है, चुनाव करती है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा के उपसभापतियों का एक पैनल होता है। वरिष्ठतम मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है, प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह भी जानकारी ध्यान रखनी है, कुछ तथ्यगत जानकारी रखनी। अब अहर्ताओं के बारे में हम बात करें। राज्यसभा सभा सदस्य के लिए अहर्ताएँ क्या है, किस प्रकार की कैटेगरी बनाई गई जिसके आधार पर उनका चयन होगा। अब व्यक्ति सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यह सब पीटी फैक्ट बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा तो उसे देखिएगा, यह हर बार किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछा रहता है। अब किसी लाभ का पद पर धारण ना हो तो चलिए कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा लाभ का पद होता क्या। इस पर मैंने बहुत बड़ा चर्चा कर चुका हूँ। तो लाभ का पद क्या होता है। साथ ही साथ विकृत मानसिक या मस्तिष्क का ना हो। ध्यान रखिए, यह विकृत मानसिक या मस्तिष्क का ना, यह कोर्ट द्वारा आपको साबित किया जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लोग ऐसे ही आपको बोल देंगे कि मानसिक विकृति का है। यदि संसद विधि द्वारा कुछ और भी अर्थाएँ निर्धारित करे तो यह जरूरी है कि उम्मीदवार उसे भी धारण करेगा। समय समय पर संसद विधि बनाती है ना, उस विधि के आधार पर भी अर्हताएँ निश्चित होंगी। ऐसा नहीं कर सकते हैं जो स्टैंड यही है 3-4 जो वो बातें होंगी। उसके अतिरिक्त संसद चाहे तो कोई नियम बनाएगी किस अर्हताओं को लेकर, वो भी ऐड हो जाएगा इनके अर्हताओं में, सदस्यों की अर्हताओं में। क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का संपादकीय बहुत इम्पोर्टेंट है। जब जब सतत विकास की बात होगी, सतत विकास की बात होगी तो संसाधनों का सतत स्वरूप की चर्चा होगी कि जो संसाधन है वो क्या कालांतर तक चलते रहेंगे, वैसे संसाधनों की बढ़ाने की आवश्यकता होगी। तो इसको लेकर बार बार चर्चा होती है। भारत का जो क्रांतिकारी कदम है सौर ऊर्जा क्षेत्र में, वो राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों के गठन की बात की जाए या अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात की जाए, तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं, है ना। तो याद रखिएगा, इस प्रकार का जब भी आपको टॉपिक आएगा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो
तो ध्यान रखिए, संपादकीय में हम बात करेंगे कि बढ़ती हुई जरूरतों के मद्देनज़र सरकार सूर्योदय योजना लाई थी। जब राम मंदिर जिस दिन स्थापित हो उसी दिन जस्ट प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लाई, जिसमें 1 करोड़ घरों में स्थापित होंगे कहते हैं रूफ टॉप सोलर सिस्टम, जिसमें हर माह 300 यूनिट तक बिजली होगी निःशुल्क। उसके अतिरिक्त क्या कर सकता है, अन्य को बेच भी सकता है। ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। सूरज की रोशनी से इन बिजलियों पर दैनिक जीवन में बिजली खपत को कम किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना यह पहल जल्द ही भारत को विश्व पटल में अक्षय ऊर्जा के निर्यातक के रूप में स्थान दिलाएगा। अक्षय ऊर्जा उसे कहते हैं जो क्या है, सौर ऊर्जा से प्राप्त हो, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा शुद्ध हो, किसी प्रकार का जीवाश्म ईंधन इसमें उपयोग नहीं होता है। जैसे अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में बात हम लोग करते हैं। अब ये अधिकांश भागों में वर्ष में 200-250 से लेकर 300 धूप निकलने वाले दिनों सहित हर दिन प्रति वर्ग लगभग 4 से 7 किलोवाट घंटे का सौर विकिरण मिलता है। हमारे देश के अधिकांश भाग की बात करें, क्यों हम इस क्षेत्र में एक विश्व पटल पर हम निर्यातक के तौर पर साबित होंगे, इसके लिए ध्यान रखिएगा वर्ष भर में हमारे यहाँ 365 दिन में कम से कम 250 से 300 दिन धूप निकलते हैं, और हर दिन प्रति वर्ग मीटर, हम प्रति वर्ग मीटर की बात करें तो उसमें लगभग 4 से 7 किलोवाट घंटे का सौर विकिरण मिलता है। अगर इसे वर्ष भर के उत्पादन से जोड़े तो भारतीय भूभाग लगभग प्रति वर्ष मीटर 5,000 लाख करोड़ किलोवाट सौर ऊर्जा मिलती है। तो बहुत व्यापक तरीके से हम सौर ऊर्जा का हम संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 748 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता है, जो प्रत्येक वर्ष से क्या कर सकता है, इन आउट को इसका उत्पादन कर सकता है। इसे सोलर पैनल की मदद से बिजली में बदलकर बड़ी ऊर्जा की मांग को पूरा किया जा सकता है। और जैसे जैसे भारत विकसित हो रहा है, ऊर्जा मांग डिमांड बढ़ेगा। और वे आंकड़े हाल ही में मैंने आप लोग से शेयर किए थे, बताए थे कि ऊर्जा जरूरत कितना बढ़ रहा है। आपको 47 तक हम 5 गुना से अधिक ऊर्जा उत्पादन की डिमांड करेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित बंजर भूमि एटलस 2019 क्या बताता है कि देश में कुल बंजर भूमि लगभग 5,57,600 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका उपयोग हम इस प्रकार के सौर पैनलों के स्थापित करके अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर सकते हैं, उसे बेच भी खर्च कर सकते हैं दूसरे देश। जैसे भी हम बांग्लादेश को बिजली बेचा करते हैं, तो ध्यान रखिए उसी तरह अपने पड़ोसी देशों को भी बेच सकते हैं। इससे अच्छी मात्रा में सौर ऊर्जा पैदा हो सकती है। इसका उपयोग काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 25 करोड़ घरों के छतों पर लगभग 637 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। हम 448 गीगावाट उत्पादित कर सकते हैं, हमारे पास क्षमता है। पर हम इन छतों से, रूफ टॉप से, किसी के घर के छत से कितना गीगावाट उत्पादन कर सकते हैं, 637। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, क्लियर है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो ध्यान रखिए 2 संस्थाओं का नाम याद रखना है। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, अर्थात जिसे हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहते हैं, या NISE कहते हैं। यह जो नाइस है, सौर ऊर्जा क्षेत्र में केंद्रित अनुसंधान और विकास संस्थान, अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर सौर ऊर्जा क्षेत्र में करना है, वो कौन संस्थान करेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। अब है इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। यह अक्षय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन यह स्वायत्त शासित संस्थान है, इंडिपेंडेंट निर्णय लेता है यह। इसका मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है। तो यह आपको तथ्य याद रखने, साथ ही साथ याद रखना है। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इस संस्थान का काउंसिल ऑल जो एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर है, उसकी भी जानकारी आपको रखनी है। यह क्या है कि यह ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद, जिसे आमतौर पर CEEW के नाम से जानते हैं, एक गैर लाभकारी थिंक टैंक है। जैसे नीति आयोग, नीति संस्थान है ना, नीति आयोग, उसी तरीके से यह थिंक टैंक है और नीति संस्थान के तौर पर काम करता है। यह जल परिषद, ऊर्जा एंड पर्यावरण जल परिषद, इसके क्षेत्र में। इसकी स्थापना कब हुई है, 2010 में हुई है। भारत के लिए संतुलित वृहद
वृद्धि विकास प्राप्त करने के लिए इसका एकीकृत संसाधनों की पहचान करता है। साथ ही साथ इसकी जो अनुसंधान करने, ऊर्जा संसाधन क्षमता डेवलप करना, सुरक्षा शामिल है। बिजली क्षेत्र में सुधार की बात करता है। औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन, टिकाऊ गतिशीलता और शीतलन, टिकाऊ खाद्य प्रणाली जैसे चीज़ों को लेकर यह क्या करता है, जलवायु जियो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करता है। कुल मिलाकर यह भारत के ऊर्जा, पर्यावरण और जल से संबंधित जितने भी रिसर्च एंड R&D है वो करेगा। साथ ही उसके लिए नियम कानून के संदर्भ में चर्चा परिचर्चा करता है ताकि इसका विकास हो सके। हम इससे आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, भारत में जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय का जो कार्य योजना है 11 जनवरी 2010 को राष्ट्रीय सोलर मिशन के रूप में शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य क्या था, सामने उभर रही ऊर्जा चुनौतियों से लड़ना। जो ऊर्जा हम लगातार विकसित हो रहे हैं और मांगे बढ़ रही है, आप लोगों को मैंने बताया था डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट, DS का कॉन्सेप्ट, जिसमें डिमांड जितना बढ़ेगा उतना सप्लाई आपको बढ़ाना होगा, है ना। सप्लाई बढ़ाना होगा, मांग के साथ आपूर्ति बढ़ानी होगी। तो इन दोनों के बीच कुछ जो ऐसे संगठन होंगे जिसको संतुलन स्थापित करना होता है, उसी में एक मिशन परियोजना लागू किया गया जिसके आधार पर डिमांड और सप्लाई को क्या करेगा, पूरा करेगा। अब COP26 ध्यान रखिएगा, पेपर में आपको 28 लिखा हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा। जनसत्ता का जो संपादकीय है पेपर, उसमें 28 लिख दिया है, भूलवश हो सकता है, टाइपिंग वश हो सकता है, या COP28 इसे मानिएगा। अब भारत का लक्ष्य क्या कहता है, 2030 तक अपनी कुल स्थापित विद्युत ऊर्जा 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करेगा। तो मैंने आप लोग को याद है, पहले भी बता रखा है कि इसके लिए आपको COP26 याद रखना है, हमेशा पंचामृत लक्ष्य याद रखना है, पंचामृत योजना नाम रखना है, जिसमें आपको ध्यान रखिएगा ग्लासगो सम्मेलन की बात होती है जो आपको COP26 के नाम से जाना जाता है। इसमें 5 तत्व शामिल किए गए जिसमें आपको 2030 तक क्या करना है, गैर जीवाश्म 500 गीगा, इसी की चर्चा यहाँ पर कर रहा है लेखक। और इसके अतिरिक्त और भी है 2030 तक, इसे हमेशा याद रखिएगा जब तक 70 तक यह काम पूरा ना हो जाए। ये 70 तक यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं PT में या मेंस में, ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू में खासकर मेरे जैसे जब इंटरव्यू में लोग बैठते हैं तो जब भी ऊर्जा की बात होगी तो इसको जरूर पूछा जाएगा, पंचामृत लक्ष्य को। क्लियर है। अब 2030 तक क्या करेगा भारत, 50% ऊर्जा आवश्यकताओं के लक्ष्य को क्या करेगा, माध्यम से पूरा करेगा। वर्ष 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% अधिक कमी करने की बात करेगा। साथ ही साथ अब तक 2030 तक के शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन 1 बिलियन टन की कटौती करना इसका लक्ष्य है। और 2070 तक हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले लक्ष्य देश बनेंगे, अर्थात जीरो इमिशन, जो कार्बन इमिशन है उसकी बात करता है। कुल मिलाकर 26 की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसमें गैर जीवाश्म ईंधनों की बात हो रही है, तो वो कितना है, 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त इसका लक्ष्य पूरा करने में सौर ऊर्जा का विस्तार विकास बेहद आवश्यकता होगी, बातें चल रही। इसके लिए भारत सोलर पार्क का स्थापित कर रहा है, फोटोवोल्टिक सेल, घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्विड इंसेंटिव योजना, जिसे PLI योजना कहते हैं, PIL योजना कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इस पर हाल ही में 1.6 लाख करोड़ आपको क्या है, इस योजना को मद को जारी किया गया था। तो आप लोग को चर्चा मैंने शायद 1 अप्रैल के न्यूज़ एनालिसिस में किया भी हूँ। अब इसे ग्रिड कनेक्टिविटी सोलर फोटोवोल्टिक जो प्रोडक्ट है उसको आदि को प्रमुख, जो फोटोवोल्टिक अर्थात जो पैनल में लगे रहते हैं ना, हरा रंग का जो लगा रहता है उसकी बात हो रही। उस प्लेट को बनाने के लिए जो विधि है उसको फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन आज भारत के कुल सौर ऊर्जा क्षमता 7 गीगावाट तक 70 गीगावाट तक पहुंच गई है। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। इसके अतिरिक्त बात की जाएगी तो ध्यान रखिए, नवीन और जो नवीकरणीय ऊर्जा है मंत्रालय द्वारा जारी वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में सौर पैनल उपलब्ध कराना आज भारत 5वें नंबर पर। इस प्रोडक्शन जो योजना है, इस योजना के तहत भारत जल्द ही अच्छे स्थान पर और भी पहुंच सकता है, जो लक्ष्य के सदृश होगा, भारत की ऊर्जा संसाधनों को बेहतर प्रयोग करा सकता है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा,
हम लोग बीपीएससी का प्रोग्राम चला रहे हैं, सभी लोग भाग ले सकते हैं। बेहतर प्लान लाया गया है पीटी के स्तर पर, मेंस के स्तर पर। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है और पीटी का वीकली प्रोग्राम आपको चलता है 37 वीक का, जिसमें 5000 से अधिक हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी, सेक्शनल, प्रीवियस ईयर, फुल टेस्ट, करेंट अफेयर्स, मिसलेनियस टेस्ट आपको शामिल किए गए, जिसका फ़ी मात्र 699 रुपये रखा गया है और अनलिमिटेड आपको चीज़ें उपलब्ध होंगी, ध्यान रखिएगा। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हम लोग टोटल 100 टेस्ट सीरीज प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें से जो 75 टॉपिक वाइज क्लासेज होंगी और प्लस टेस्ट दिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, जिसकी क्लासेज तीसरी क्लासेज अपलोड हो चुकी है और उसका टेस्ट आप लोग को भेज दिया जाएगा आज शेड्यूल के अनुसार होता है। और फुल लेंथ टेस्ट 25 होंगे, जिसमें आपको एसए के टेस्ट है, GS1 GS2, इसे इनरोल हो सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर से आप बात कर सकते हैं। और सभी बच्चे जो दे रहे हैं बीपीएससी 70 बीपीएससी देंगे या 71 देंगे, दोनों इसका लाभ ले सकते हैं। 21 देंगे तो दोनों इसका लाभ ले सकते हैं। कोई क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से बात जरूर कर लीजिए। आगे हम बात करेंगे सौर ऊर्जा का उपयोग बड़ी भूमिका फोटोवोल्टिक सेल होती है। इन्हीं के जरिए सौर ऊर्जा विद्युत जो है बदल कर ग्रिड में पहुंचता है, अर्थात सौर पैलेट में आप देखते हैं ना, ग्रीन कलर का अलग अलग कलर का एक पट्टी बना होता है, उसी पट्टी की बात हो रही है, फोटोवोल्टिक सेल की बात हो रही है। यह जो सेल है सौर पैनल को ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में, आयात पर होने वाले विदेशी मुद्रा खर्च करने में करना एक बड़ी चुनौती, इसलिए भारत सरकार सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम शुरू किया था कोरोना के बाद, ध्यान रखिएगा। उस दौरान इसको लेकर सोलर पैनल और ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है, वृद्धि हो रही है, सब तथ्यगत चीज़ें हम तो प्राप्त कर रहे हैं। और उसके बाद याद रखिएगा इस बड़ा योगदान सरकार का, जिसमें सोलर पावर बैंक की योजना का स्थापना कर रहा है। ये इस योजना के तहत सरकार कई सौ हेक्टेयर भूमि को सौर संयंत्र लगाती है। इस योजना के तहत कई सोलर पार्क बने हैं। राजस्थान का भदाला सोलर पार्क सबसे बड़ा है। इसी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग कितना 2.25 गीगावाट है, तो देखिए कितना बड़ा। कर्नाटक का पावागढ़ा सोलर पार्क क्षमता 2.5। और ये सब पीटी फैक्ट है, प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, तो आप लोग रिवाइज कीजिए। करंट में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, आप सर्च कीजिएगा देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है, तो राजस्थान में आपसे प्रश्न पूछता है। इसी तरह वहीं हम बात करें इसके भविष्य में तीन आपको गीगावाट तक के योजना की बात की गई है, तो यह सब चीज़ें आपसे प्रश्न में पूछा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा और जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, उसके द्वारा जो रिपोर्ट वर्षिकांक दिया जाता है वर्ष के अंत में 2022 में, तो यह 23 में रिपोर्ट आया, ध्यान रखिएगा 23 में रिपोर्ट आया। उसके अनुसार अक्टूबर 2022 के दौरान विभिन्न सौर पार्कों में लगभग 832 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना चालू है, चल रही है। अब 17 पार्क में 10 गीगावाट, 17 पार्क बनाए गए, सौर पार्क बनाए गए, उसमें 10 गीगावाट से अधिक कुल क्षमता वाली सौर परियोजनाओं को पहले शुरू की जा चुकी है। और नीतिगत परिणाम वर्ष 2022 में गुजरात के मढ़ौरा भारत का पहला सोलर ग्राम बना। तो आपको यह भी प्रश्न पूछा जाता है देश का पहला सोलर ग्राम कौन सा है, तो गुजरात का मढ़ौरा। अब उसी तरह सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश का साक्षी देश का पहला सोलर नगर बना है। साक्षी जहां बुद्ध की भी बस्तियाँ रखी गई है, बुद्ध का स्तूप है, बुद्ध के संबंधित क्षेत्र है साक्षी, याद रखिएगा। वहाँ पर साक्षी में क्या देश का पहला सोलर नगर बना। वहीं 2018 में दीव, दमन और दीव की बात होती है, तो दीव जिसमें है, दीव वो देश का पहला सोलर द्वीप बना। तो ध्यान रखिएगा, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पीटी फैक्ट के तौर पर। ये सब अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है ताकि आप इसका लाभ ले सके, पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड कंटेंट को प्राप्त कर सके। जो बेहतर सुविधा दी जा रही है, बेहतर लाभ इसका लीजिए, अपने दोस्तों को, मित्रों तक शेयर कीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक में से लिंक, इंस्टाग्राम में कहीं भी हमारे लिंक को शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं, व्हाट्सएप जो यूट्यूब का लिंक है उसे कॉपी कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं, हमारे स्टूडेंट हैं तो आप। सौर ऊर्जा जो नवीकृत सौर ऊर्जा है मुख्य स्रोत कहा जाता है, पर्यावरण अनुकूल होता है, विद्युत उत्पादन विकल्प देती है, ये सब बातें हो रही हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी 2021 के आंकड़े यह बोलते हैं कि 2000 से भारत ऊर्जा उपभोग दुगनी गति से बढ़ रहा है। तो यह गति और तेज हो, जैसे ही हम लोग और भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आएंगे, 2047 की जो बात हो रही है ना, हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, और भी यह मांग बढ़ेगी, दुगनी से 3 गुनी 5 गुनी तक बताई जा रही है। 5 से 7 गुना ऊर्जा मांग बढ़ेगा लोगों का, क्योंकि जितना हम विकसित होंगे, हम संसाधनों का उतना उपयोग करेंगे, ऊर्जा का उतना उपयोग करेंगे, क्योंकि हर जगह ऊर्जा ही
होगा इसका डिमांड, जितना ऊर्जा वृहद होगा हम संसाधनों को उतना बेहतर उपयोग कर पाएंगे। लगभग 2 दशक में 90 करोड़ लोगों को बिजली का कनेक्शन मिल चुका है। भविष्य में भारत ऊर्जा मांग को हर साल 5 से 6% बढ़ रहा है। मैं यही बात बोल रहा था कि 5 से 6-7% की वृद्धि हो रही है। अब गौरतलब है कि भारत 80% ऊर्जा जरूरत 3 महत्वपूर्ण ईंधनों से, कोयला से, तेल से और ठोस बायोमास से पूरी करती है। अब यह कहीं ना कहीं जीवाश्म ईंधन के तौर पर होता है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो हम ऊर्जा विकल्प के तौर पर ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधनों की निर्भरता को लगातार भारत के विदेशी मुद्रा कोष क्या होता है, खाली होता है। तो हम अपने जो लक्ष्य है, जिसमें हम 700 से अधिक मेगावाट कहते हैं, सॉरी गीगावाट आप क्या कर सकते हैं, ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं सौर से, उसका लाभ ले सकते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा के विकास में भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। हम विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं। इस प्रकार से हम डॉलर बचाएंगे, या तो हम जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जिसके माध्यम से हम रिजर्व रखते हैं वो हमारे संसाधनों को बेहतर बना सके और भी हम उसके लिए मजबूत हो सकेंगे। ये सब चीज़ें होती है। अब भारतीय जो सोलर पावर डेवलपर्स का तर्क है कि हमारे देश में बने सोलर सेल महंगे होते हैं, कम दक्षता वाले होते हैं, इसलिए हमें आयात करने के पड़ते हैं। दरअसल भारत में बने सोलर अन्य देशों की तुलना में महंगे होते हैं। सोलर सेल में इस्तेमाल होने वाले सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर से बनते हैं, जिनका भारत में काफ़ी अभाव, और इसको लेकर सेमीकंडक्टर योजना लाएगा। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट भी लगा है 2 जगह। पीटी फैक्ट में बताइएगा, मैं इस पर बात भी चर्चा भी कर चुका हूँ, इस पर संपादकीय भी करा चुका। देश में कहाँ पर सेमी कंडक्टर स्थापित किया जाए, उसके लिए कारखाने हाल ही में, ध्यान रखिए, कारखाने में थोड़ा प्रोजेक्ट इनपुट किया गया है और इसके लिए कौन सी कंपनी भारत में काम कर रही है। तो यह सब पीटी फैक्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सौर ऊर्जा विशेषज्ञों की माने तो सौर ऊर्जा की वृद्धि, रोजगार और सृजन होगा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल बढ़ावा होगा तो क्या होगा, जीडीपी दर बढ़ेगी। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बाद हम एक चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इनपुट के साथ आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। जितना इनपुट हम करेंगे, जैसे अंतरिक्ष में आप लोगों को मैं कभी बता रखा है ना, हम 1 रुपये का इनपुट करते हैं तो आउटपुट हमें कितना मिलता है, 7 रुपये, अर्थात 7 गुना हमें लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह इन क्षेत्रों का भी बात है कि जितना हम इनपुट करेंगे उससे हमें अन्य क्षेत्रों में आउटपुट प्राप्त होगा। क्लियर है। अब भारत दूर दराज क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के इन क्षेत्रों ग्रिड स्थापित करनी होगी, जिसकी लागत बहुत अधिक होती है। सौर संयंत्र स्थापित का खर्च कम होता है, किसी गांव के सस्ती दरों पर बिजली मिल सकती है। उसके छतों पर, उसके घरों पर या कहीं खाली स्पेस पर हम सौर पैनल लगा देंगे, जिसके आधार पर वो लाभ ले सकता है, बिजली प्राप्त कर सकता है। ये सब बातें होती है। क्लियर है। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर समाप्त होता है। जो भी न्यूज़पेपर एनालिसिस आप लोगों को कराया गया है, उसके अतिरिक्त देखिए आप लोग दो तीन चीज़ें, ऐप का लिंक क्रिएट हो चुका है। यह लिंक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रुप में पिन किया हुआ टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर किसी को दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। और साथ ही साथ वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं www.yukti.is, या उसके अतिरिक्त आप जो भी कोर्स तक जाना चाहते हैं आपको यह लिंक प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप सभी लोग क्या करना, आप इसका ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस लिंक के साथ अपने आप को जोड़कर फास्ट फॉरवर्ड आप लिंक दिया गया है, ताकि हाइपर लिंक से आप डायरेक्ट कनेक्ट, आपको खोजने की ज़रूरत ना पड़े। और इस लिंक को, जब ऐप का लिंक गूगल प्ले स्टोर वाला इशू चल रहा है, तब तक ये लिंक आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही गूगल प्ले का स्टोर लिंक इशू समाप्त होगा, अभी देखिए 26 से 30% गूगल मांग रहा हम लोग से। अगर ये हम लोग करते हैं तो आपका नुकसान होगा, क्या होगा कि फ़ीस की दरें बढ़ जाएगी। जो अभी 699 मिल रहा है तो 30% ऐड कर दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें तो सर्विस दी जाती है, कुछ ना कुछ तो लाभ कमाया तभी तो सिस्टम चलेगा। तो कितना मैं आप लोगों को कम करूंगा, सोच के देखिएगा। अगर इसका 30% चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, सारे सिस्टम मैनेजमेंट को लेकर। इतना ही बड़ा फी नहीं रखा हूँ कि 1 लाख 2 लाख तो चीज़ें बदल जाएगी, इसलिए नहीं चाहते हुए हम लोग लिंक को क्रिएट करवाए हैं। कुछ हार्मफुल मैसेज देगा आप लोगों को, गूगल प्ले आपको हार्मफुल मैसेज देगा, वो उसको इग्नोर करना। वो कुछ ऐसा नहीं है, गूगल ऐसा एक मोनोपोली क्रिएट कर रखा है। तो आप इस लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा और यूक्ति के साथ आप बाई मोबाइल आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और जो भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें भाग लीजिए, शामिल होइए। तब तक के लिए धन्यवाद।